एवरीवन, माई सेल्फ सूरज सिंह। आज आप लोगों को क्लास 12th का कुछ नए टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले हम लोग चूँकि इसके पहले पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज और फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, हमने अभी पढ़ा था कि फोर्स दो चार्जेस के बीच कैसे निकाले जा सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस आर द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू अ मल्टीपल ऑफ चार्ज। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने जा रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस। तो चलिए समझते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस मींस एक से अधिक जब चार्जेस हों तो वहां पे कितने फोर्स लग रहे होंगे वो हमको निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमें कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं हमारे कोई पास चार्ज क्यों है, कहाँ पे, किसी पॉइंट ए पर। अब इस पर कोई इससे आर डिस्टेंस, वेक्टर आर डिस्टेंस पर कोई चार्ज हमारा क्या है, Q1 पॉइंट बी पर। इस तरह से वेक्टर R2 डिस्टेंस पर क्या है, Q2, R3 Q3 एंड सो ऑन। इस तरह से ढेर सारे चार्जेस हैं जो कि R1 R2 R3 डिस्टेंस पे Q से रखे गए हैं। हमें निकालना क्या, फोर्स एक्टिंग एट Q ड्यू टू Q1 Q2 Q3 Q4। आइदर Q1 बी पॉजिटिव एंड QB भी पॉजिटिव, मे बी कि दोनों पॉजिटिव हो, बट हो सकता है कि Q2 क्या हो, नेगेटिव हो, फिर Q3 क्या हो, नेगेटिव हो। डायरेक्शन भी चेंज है, डायरेक्शन भी R1 इस डायरेक्शन में जा रहा है, R2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या है, चेंज है। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि कौन पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, सिर्फ हमको ये पता है कि Q1 Q2 Q3 ये सब क्या है, चार्जेस हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन ए, फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू Q1 दैट इज FA। FA इज इक्वल टू 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या रिलेट कर सकते हैं, जो पहले सिलेक्ट किए थे, स्मॉल के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R कैप। नो डाउट ऐसा होगा वेक्टर फॉर्म में। अगर हम यही चाहें, FA B था यहां पर, FAC, इसको हमने क्या माना C, इसको क्या माना D, FAC, सो K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप, R1 कैप। इस तरह से अगर हम निकालें FAD तो हमारा हो जाएगा K, ध्यान रखना K हमारा क्या है, K हमारा है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K। कैपिटल K जब कोई मीडियम रखा जाएगा उन दोनों चार्जेस के बीच तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमने बताया था। अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो वैक्यूम की बात की जाएगी, और जब वैक्यूम की बात की जाएगी तो हमारा जो K की वैल्यू होगी वहां पे कैपिटल K यहां पर हमने बात कर रखा हुआ है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K। इन फॉर वैक्यूम कैपिटल K इज इक्वल टू 1। कैपिटल K की वैल्यू कहां क्या होगी, 1 होगी। तो चलिए समझते हैं, FAD इज इक्वल टू Q3 अपॉन R3 होल स्क्वायर इंटू R3 कैप। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ढेर सारे फोर्सेस हमारे Q पे लग रहे हैं, बट हमें ये नहीं पता है कि कौन सा पॉजिटिव फोर्स है, कौन सा नेगेटिव है, कौन से नेगेटिव चार्ज है, कौन सा पॉजिटिव चार्ज है। हमने इसीलिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, वेक्टर लगाया हुआ। तो यहाँ पे भी हमको क्या दिखाना चाहिए था, वेक्टर फॉर्म में दिखाना था। वेक्टर फॉर्म दिखाने का मतलब अगर वो पॉजिटिव होगा तो ऐड हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं, नेट मतलब टोटल फोर्स, नेट फोर्स। तो टोटल फोर्स जो होगा FAB प्लस FBC प्लस FBC नॉट AC FAD, इन सबको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। सिंपल से तरीका है। और जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, Q1 और Q अपॉन R1, यहाँ पे R2 यहाँ R3 है, तो हमारा बचेगा Q कॉमन हो जाएगा, सब में हो जाएगा
Q1 अपॉन R1 होल स्क्वायर, R1 होल स्क्वायर इंटू R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 होल स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से हम लोग एफ नेट निकाल लेंगे। अगर यहां से आपको कोई डाउट है, कुछ नहीं करना है, किसी एक पॉइंट चार्ज क्यूब को किसी दूसरे चार्ज से लगने वाले फोर्स को निकालना है। आई होप कि यहां पे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस। यहां तक बात आई थिंक क्लियर है। अब चलिए हम लोग समझते हैं। अब हम लोग क्या समझते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज पार्टिकल। हम मतलब किसी यूनिट चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम समझते हैं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एरिया होता है। तो एरिया मीन्स रीजन, कोई क्षेत्र है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम लोग समझते हैं। चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कोई चार्ज यहां पे रखा हुआ है, आइदर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां पे पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके चारों तरफ का वो रीजन हमने बताया था कि किसी चार्ज के कारण इनफाइनाइट पे उसका फोर्स जीरो होता है। मतलब उसका जो रीजन होगा ये धीरे धीरे फोर्स की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। बट अगर हम कहें कि फोर्स कहाँ पे जीरो होगा तो डेफिनेटली वो कहाँ पे जीरो होगा? इनफाइनाइट पे जीरो होगा। तो हम लेकिन एक लिमिट पे होगा कि इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस बाय कूलम्ब लॉ हमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फील्ड की फोर्स की जो इंटेंसिटी होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो धीरे धीरे स्क्वायर के फॉर्म में घटता जाएगा। क्लियर हुआ? तो अगर हम यहाँ से चलते यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ चलते जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे फोर्स क्या होगा? कम होगा। तो हम इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी अलग होगी, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी अलग होगी। बात क्लियर आई? तो किसी चार्ज के चारों तरफ वो रीजन जिस पर रखा हो दूसरा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल, अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करे, दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उस रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। मतलब किसी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिस पर रखा हो दूसरा चार्ज पार्टिकल, अट्रैक्शन रिपल्सन हो, तो दिमाग में रहे कि वो जो रीजन होगा क्या होगा? इनफाइनाइट तक होगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी धीरे 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 क्या होगी? कम हो जाएगी। मतलब किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो रीजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। बट धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और इनफाइनाइट पे जाकर के क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि आर की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तभी फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम बार बार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे तो आप इसको दिमाग में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो हम लोग चलते हैं, हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, बट बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल की, कैपिटल ई। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज पार्टिकल। समझते हैं कि अगर हमारे पास यहां पर कोई चार्ज क्यू है, दूसरा चार्ज यहां पर हमने रख दिया क्यू नॉट। क्यू नॉट यहां पे क्या रखा? टेस्टिंग चार्ज, ऑब्जर्वेशन चार्ज कह सकते हैं, या फिर टेस्टिंग चार्ज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी चार्ज करें। भाई उसका नाम हमने रख दिया कि भाई उसको हमने टेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इसके फील्ड के अंदर। वैसे तो हमने बताया कि इसका जो फील्ड होगा वो इनफाइनाइट तक होगा। ऐसा रीजन जहां पे दूसरा चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन रिपल्सन फील करे तो कहां भी फील करेगा? इनफाइनाइट तक फील करेगा। बट उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी कि वो नेग्लेजिबल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि इसके चार्ज की मैग्नीट्यूड कितना है। अब यहाँ पे हमने इसके फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखा क्यू नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा। तो इनके बीच एक फोर्स लगेगा बाय कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स था एफ ए बी इज इक्वल टू, मान लेते यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, तो हो जाएगा 1 स्मॉल के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर कैप। वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। अब हमने क्या कहा कि अगर कुछ भी करके इस चार्ज को क्या करें? यूनिट कर दें। मतलब इतने चार्ज पे लगने वाला फोर्स इतना है, तो 1 यूनिट पे चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होगा हमको निकालना है। हमने बताया कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज इन फोर्स एक्टिंग इन पर यूनिट चार्ज। सो E इज इक्वल टू F अपॉन Q
क्यू नॉट क्यों होगा? अब हमने बताया कि अगर क्यू नॉट पे लगने वाला फोर्स इतना है तो 1 यूनिट पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? सिंपल सी तरीका है, वो वही मेथड। 5 किलो शुगर का रेट कितना है, फिर 1 किलो का कितना है, तो 5 से क्या करें, डिवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से हम क्यू नॉट पे लगने वाला फोर्स अगर हमारे पास गिवन है तो 1 यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे। और अगर क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ड्यू टू ऑन पर यूनिट चार्ज। तो E इज इक्वल टू F1 क्यू नॉट। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। सो अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, E is equal to, E becomes a vector, so E is equal to F upon Q not नहीं, small q upon r square r cap. This is the electric field due to a point charge, that is unit charge particle. Unit charge particle कारण electric field हो गया E is equal to k q upon r square into r cap. I hope it is clear. अब इसका डायरेक्शन, क्योंकि एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द गिवन चार्ज की तरफ। जिस चार्ज का हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला किसका, इस चार्ज का निकला। किस पॉइंट पे निकला, पॉइंट बी पर निकला। अगर हम पॉइंट को चेंज करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। मतलब यहां पे क्या होगा, ये इसको नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूले को हम लोग चलते हैं। एक चीज और यहाँ पे डिफाइन करते चलते हैं कि जो हमारे फार्मूला है E इज इक्वल टू F1 क्यू नॉट, यहाँ से F की अगर वैल्यू निकालें E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। मीन्स अगर फोर्स निकालना हो किसी चार्ज पार्टिकल कारण तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज पे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि फोर्स था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी वेक्टर में, वो एक डायरेक्शन नीड होता है। तो E प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। नो डाउट, इतना क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, लगे हाथ इसको भी हम समझते चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हमने बताया कि ये क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन, किसी एक चार्ज पार्टिकल से निकल करके दूसरे चार्ज पार्टिकल की तरफ एक ऐसा फोर्स लगता है जिससे वो अट्रैक्शन या रिपल्सन कर सके। तो कब इसमें होता है, हमेशा इसको माना जाता है कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि इसका एक डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, एक डायरेक्शन शो करेगा। और जब ये डायरेक्शन शो करेगा तो इसका क्या डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन इसको जब डिफाइन किया गया तो हमेशा ही माना गया अर्ली, मतलब बहुत शुरुआत में, कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमको देखना हो तो हमेशा जो है पॉजिटिव से चारों तरफ निकलते हैं। इस तरह से अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव और द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ निकलता है। अभी हम लोग जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे तब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट due to multiple of charges, due to multiple of charges। तो सेम प्रोसेस जिस तरह से हमने देखा था कूलम्ब्स लॉ में, फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, उसी तरीके से यहां पर क्या निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मल्टीपल ऑफ चार्जेस। तो चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे कोई एक चार्ज है Q, किस पॉइंट पे, A पर, इससे डिस्टेंस फिर वही R1 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट Q1 है,
फिर R2 डिस्टेंस पे कोई पॉइंट Q2 है, इस तरह से Q3 है। अब हमने बताया कि ये जो Q1 है, Q2 है, Q3 है, इसके कारण से यहां पे निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेस्टिंग चार्ज हो जाएगा। Q0 क्या हो जाएगा, टेस्टिंग चार्ज हो जाएगा। Q1, Q2, Q3 के कारण यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहीं पे हमको टेस्टिंग चार्ज रखना होता है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट ए पर, तो हमको यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, टेस्टिंग चार्ज मानना पड़ेगा। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टेस्टिंग चार्ज पे, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, मतलब इसी तरीके से Qn होंगे, Qn होंगे। तो इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूला लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल तरीके से क्या करेंगे, E इज इक्वल टू स्मॉल के, हमने देखा अभी उसमें कि कॉमन हो गया था Q, लेकिन इसमें तो Q है नहीं। इसमें क्या होगा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसी को लिखेंगे, बट अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। Q समीशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI होल स्क्वायर इंटू RI कैप। ये हमारा एक फार्मूला डिराइव हो गया ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस। आई होप कि इट इज क्लियर, मतलब एकदम क्लियर है, यहीं कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस बात को एकदम आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस, नो डाउट। अब हम आज ही जो है टॉपिक हम प्रोसीड करेंगे, और कल से हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ऑन द स्क्रीन पे आपके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं समझते हैं। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होता है। क्या डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्लियर हुई बात। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे तो देखने में वर्चुअल होता है, वास्तव में दिखता नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखती हों, बट ये इमेजिन किया जाता है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने माना कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से इसके चारों तरफ, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, इसके चारों तरफ एक स्फेरिकल फॉर्म में, यहाँ पे हम 2D फॉर्म में सिर्फ 2D दिखा पाएंगे, बट अगर कंसीडर करें कि एक 3D बॉल है, बॉल के चारों तरफ रेडिकली परपेंडिकुलर, उस सरफेस के परपेंडिकुलर या उस चार्ज के रेडिकली परपेंडिकुलर चार्जेस का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो उसकी तरफ निकलेंगे। मतलब हम यहाँ पे तो 2D दिखा पा रहे हैं इस तरह से, लेकिन आपको इमेजिन कैसे करना है, आपको इमेजिन करना है सेम जैसे कोई बॉल है और बॉल के चारों तरफ जो है कांटे निकले हुए हों, मतलब कोई भी ऐसा डायरेक्शन, कोई ऐसा पॉइंट ना बचा हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड न निकलते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, उसके चारों तरफ होता है रेडिकली परपेंडिकुलर होता है। अगर हम कंसीडर करें एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के रेडिकली परपेंडिकुलर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो एक क्यू का डायरेक्शन एक इधर हो गया, इस तरह से मतलब ढेर सारे जो डायरेक्शंस निकले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरह से हमारा रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी लाइन विच कम ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड इन टू द नेगेटिव चार्ज। अगर इन नेगेटिव चार्ज इनको नहीं मिला, अगर इनको नेगेटिव चार्ज नहीं मिला तो ये कहाँ पे एंड होंगे, इनफाइनाइट पे एंड होंगे। लेकिन अगर इनको नेगेटिव चार्ज मिल गया, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो रेडिकली निकल करके फिर बेंड होती हैं और कुछ इस तरह से यहाँ पे चली जाएंगी, इस तरह से, इस तरह से। क्लियर है। और कुछ तो यहाँ पे ऐसे निकल करके इमेजिनरी, मतलब इस तरह से एलिमिनेट हो जाएंगी और यहाँ पे दिखाई जाएंगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं।
तो ये इस तरह से पॉजिटिव चार्जेज होते हैं, तो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पर। अगर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ मिला तो कुछ इस तरह का होगा, अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हमारे पास है तो सिर्फ हमको आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी, और कहाँ से आती हुई दिखाई देंगी, इनफाइनाइट से आती हुई दिखाई देंगी। इस तरह से इनफाइनाइट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी वो आती हुई अपीयर्स होंगी, और यहाँ पे इनफाइनाइट पर जाते हुए अपीयर्स होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई थिंक क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा पॉजिटिव चार्जेस से निकल के नेगेटिव चार्जेस में जाती हैं, और जहां निकलती हैं वो डेंसर होती हैं, और जहां और बीच उसके आगे बढ़ने पर वो क्या हो जाती हैं, वो फिर से रेयरर हो जाती हैं, मतलब उनके बीच की जो गैपिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसी के लिए हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हम फास्ट जा रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये थोड़ी से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग क्लियर करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक आज का होगा, आज तो नहीं हो पाएगा, वो होगा गॉसियन सरफेस एंड गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे भी। तो चलिए समझते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले ऐसे ही समझ लेते हैं। हमने कहा कि अगर चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझते हैं, मान लेते हैं कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इस तरह से। क्लियर है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन बाय यूनिट चार्ज। किसी यूनिट चार्ज से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैटर नहीं रखता हमने कितने रिप्रेजेंट किए हैं, मतलब एक चार्ज पार्टिकल से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल सकती हैं, निकलती हैं, उनको दिखा सकते हैं हम, बट उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम उसको दिखाएं ही, बस हमने दिखा दिया इस तरह से। हमको दिखाना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारा हेडिंग क्या होना चाहिए आज का, आज मतलब अभी का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू पर यूनिट एरिया, और यूनिट एरिया गिवन। तो कोई यूनिट एरिया हम लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक सरफेस ले लिए, हम अपने पाम को ही ले लिए और उसको हमने यहाँ पे रख दिए तो देखते हैं कि हमारे पाम से हो करके रेडिकली परपेंडिकुलर, दिमाग में रहे कि जो डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो हमारे सरफेस, जो हम सरफेस लगाएंगे उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमने इस तरह से ऐसे रख दिया, और जैसे रखा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through unit area is called electric flux. It is represented by phi. Phi is equal to E dot delta S. डेल्टा एस यहाँ पे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं डेल्टा एस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने निकले, ई, कितने निकले, ई। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएंगे ई इंटू डेल्टा एस। अगर डेल्टा एस को 1 कर दें तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना, न्यूमेरिकली इक्वल होगा, यूनिट भी इक्वल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, न्यूमेरिकली इक्वल होगा। तो फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। आई होप क्लियर है। तो समझते हैं ये हमारा हो गया फाई। तो अब हम यहां समझते हैं कि एक हमारे पास यूनिट एरिया है, हमने इस तरह से लिया, सॉरी यूनिट एरिया नहीं, एक हमारे पास कोई एरिया गिवन है, हमने एक बताया ना कि पाम हमने रख दिया। तो यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही हैं, दो नहीं जा रही है, वैसे तो बहुत जा रही हैं, लेकिन हमारे फिगर के अकॉर्डिंग इसमें कितने जा रही हैं, 2 जाने के तो इनफाइनाइट जाएंगे, अभी इसके बीच में भी ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी। बट हम अगर यहाँ इस फिगर में देखें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई 2। अगर वही चीज हमने यहाँ पे ला के रख दिया, सेम टू सेम उतनी ही साइज को अगर हमने यहाँ पर रख दिया तो देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ज्यादा पास कर रही हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स वीक होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्ट्रांग होगा। तो यहां पे लिखेंगे वीक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहां पे क्या होगा, स्ट्रांग, क्योंकि जहां भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास करेंगे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमारे पास सेम एरिया है और कहीं से ज्यादा पास कर रही है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास कर रही हैं वहां पे कम होगा। चलिए अब और हम लोग बात कर लेते हैं, समझते हैं।
अब हम मान लेते हैं कोई हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ द स्फीयर, किसी स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है, किसी स्फीयर के सेंटर पे रखा गया है। अब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो 100% डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है, थोड़ा सा इसके बारे में भी और बात करेंगे हम लोग, तो डाउट नहीं कि वो हमेशा उस सरफेस के क्या निकलेंगी, परपेंडिकुलर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी सरफेस के, किसी स्फीयर के सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमेशा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। सरफेस पर अगर हम स्फीयर ड्रॉ करें तो हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हुआ? तो अगर रेडियस के परपेंडिकुलर होगा मतलब जो टेंजेंट होगा रेडियस परपेंडिकुलर होगा, हमें मान लेंगे पूरी स्फीयर के जो भी सरफेस है, स्मॉल सरफेस लेंगे। अगर हम स्फीयर के स्मॉल सरफेस लें तो ये स्मॉल सरफेस हमारा जो डेल्टा एस होगा वो, और ये जो लाइन गई है वो एक दूसरे कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। क्लियर हुई बात? तो हमारा ये और डेल्टा एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस के बीच जो एंगल है, हम लोग इसको लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट है, ये और डेल्टा एस का एक डायरेक्शन होता है। अच्छा, डेल्टा एस की भी बात करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉपी है, इस तरह से हमारे पास एक कॉपी है। इस कॉपी मतलब इसकी एक सरफेस है, सरफेस की एक एरिया है, तो इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा पहले ये समझते, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो पहले समझते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। किसी भी एरिया का जो डायरेक्शन होता है हमेशा उसके परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है। मतलब अगर कॉपी है तो कॉपी के जो एरिया है और एरिया का जो डायरेक्शन है वो ये मार्कर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मार्कर जो है इस एरिया का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कहेंगे कि एरिया के परपेंडिकुलर, नहीं, एरिया का डायरेक्शन है। जो कॉपी है, इस कॉपी की जो एरिया है, इस एरिया का डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मार्कर जो कि इस कॉपी के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम कहेंगे एरिया का डायरेक्शन क्या है तो ये हमारा मार्कर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हम इस अर्थ पे यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो इस एरिया जहाँ पे खड़े हैं इसकी एरिया का डायरेक्शन क्या है, तो हमारा डायरेक्शन जो हमारी हाइट है, जो हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है, हम जिस तरह से खड़े हैं इस तरह से हम क्या करें, इसको रिप्रेजेंट करें। मतलब कुल मिलाकर कॉमन दिमाग लगाइए कि अगर किसी एरिया का डायरेक्शन दिखाना हो तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही दिखाएंगे। तो ये हमारा ई और डेल्टा एस प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। नो डाउट, ये क्लियर हुआ? आई होप कि क्लियर हो गया। अब ये थीटा कहां पे है? थीटा जो एंगल होता है एरिया क्रॉस सेक्शन, मतलब जिस एरिया से वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल होता है। अब हम समझते हैं कि अगर हमारा डायरेक्शन इस तरह से है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है, तो इनके बीच का जो डायरेक्शन एंगल होगा वो कितना कंसीडर किया जाएगा, 90 डिग्री कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर उसी के अलोंग हो जाए, अब जैसे हमारे एरिया है तो एरिया का डायरेक्शन ऐसे हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी कैसे हो, इसी के अलोंग हो, तब एंगल कितना होगा, 0 होगा। मतलब थोड़ी सी गलती हम लोग क्या करेंगे, क्या गलती करेंगे कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब उस एरिया के परपेंडिकुलर पास करेंगे तो हम कह देंगे कि एरिया के परपेंडिकुलर हो गया और थीटा की वैल्यू हम लोग 90 रख देंगे। डेफिनेटली गलत हो जाएगा। जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं एकदम सिंपल तरीके से कि स्फीयर के अंदर चार्ज रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही थी, तो वहां पे एंगल कितना बनेगा, डेफिनेटली एंगल 0 होगा। मतलब एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर मान लेते हैं अर्थ के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है और हम खड़े हैं, तो हम खड़े हैं तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस अर्थ के डायरेक्शन को, अर्थ के सरफेस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकलेंगी तो इसी के अलॉन्ग निकलेंगी, मीन्स हमारी मीन्स एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा। कोशिश करिए समझ में आएगा, क्योंकि यही एक पॉइंट है जिसमें समझने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया हमेशा अपने खुद के परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो हमेशा अपने से चारों तरफ रेडिकली परपेंडिकुलर निकलती हैं। मतलब अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात अगर करें तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो थीटा इज इक्वल टू 0 पर होगी। केस फर्स्ट क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0, सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाए, ये डेल्टा यस, डेल्टा एस मीन सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया। अब फिर केस सेकंड में क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और
एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा, सॉरी फ्लक्स मिनिमम होगा। ई डेल्टा एस cos 90, अगर दोनों के बीच एंगल 90 हो जाए के सेकेंड में तो हो जाएगा जीरो, मीन्स फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस तरह से भी डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू और पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि किसी एरिया के परपेंडिकुलर पास करें तो जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखे होंगे, और कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। थैंक यू।